Good morning, my dear students. I hope that you all are fit and fine at home. Class 7th, as your geography syllabus is over for UT1, today we are starting our history, that is our past second textbook in history for class 7. This is our history book, and today we are starting chapter in this. This is Vashish Nirwal from Scholar Sprite welcomes you all. See, this is the content, and our first chapter is tracing changes through 1,000 years. So without wasting our time, we will start the chapter. So in this chapter, what we are going to read कि क्या अगर मैं बात करूं हज़ारों सालों में क्या क्या चेंजेस आए हैं, what changes we have faced. So take a look at map first and second map. First map made in 1154 CE by the Arab geographer Al-Idrish. ये पहला मैप जो कि अरब के जोग्राफर ने बनाया था, अल-इद्रिश जिसका नाम था. The section reproduced here is the detail of the Indian subcontinent from the larger map of the world. और इसमें इन्होंने क्या दिखाया, इसमें इन्होंने डिटेल दिखाया सब कॉन्टिनेंट का. मैप 2 was made in 1720s by French cartographer. सेकेंड मैप 1720 फ्रेंच कार्टोग्राफर द्वारा बनाया गया. The two maps are quite different even though they are of the same area. हालांकि दोनों मैप बहुत डिफरेंट है, बट इनका जो एरिया है वो बिल्कुल सेम है. इन अल इद्रिस मैप, South India is where we would expect to find North India, and Sri Lanka is the island at the top. Place names are marked in Arabic. अगर मैं अल इद्रिश के मैप की बात करूं तो जो साउथ इंडिया है जहां पे इंडिया में श्रीलंका उन्होंने दिखाया वो आइलैंड टॉप पे दिखा दिया, और जो यहाँ पे जो नाम मेंटेन उन्होंने किया वो अरेबिक लैंग्वेज में उन्होंने नाम को मेंटेन किया, अरबी भाषा में. अब देख सकते हैं. एंड देयर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश. मैप 2 वॉज मेड नियरली 600 ईयर्स आफ्टर मैप फर्स्ट. लगभग ये 600 साल बाद बनाया गया. ड्यूरिंग द टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट हैड चेंज कंसिडरेबली. दिस मैप सीम्स मोर फैमिलियर टू अस. ये मैप हमें बहुत फैमिलियर लगा बिकॉज द कोस्टल एरिया इन द पर्टिकुलर एंड सरप्राइजिंगली डिटेल्ड. दिस मैप वॉज यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर एंड मर्चेंट ऑन देयर वॉयेजेस. क्योंकि ये एक तो हमारी थोड़ा सा हमारी लैंग्वेज में हो गया था, इस वजह से ये हमें कन्वीनियंट भी लगा. और मोस्टली जो यूरोपियन सेलर्स थे, मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे, वो इस मैप को यूज़ किया करते थे. Equally important is the fact that the science of cartography different in two periods. When historians read documents, maps and text from the past, they have to be sensitive to the different historians' background, the context in which information about the past was produced. ये क्या करते थे, जो हिस्ट्रियंस होते थे वो हर एक चीज़ को, डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन करते थे. इक्वली इम्पोर्टेंट इन द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफरेंट इन टू पीरियड्स. देखिए दो पीरियड में कार्टोग्राफी की डिफरेंट बात बताई गई. पहला, व्हेन हिस्ट्रियंस मैप्स एंड टेक्स्ट फ्रॉम द पास्ट. जब हिस्ट्रियंस जो डॉक्यूमेंट्स, मैप और टेक्स्ट को पास में पढ़ते थे, दे हैव टू बी सेंसिटिव टू द डिफरेंट हिस्ट्रियंस बैकग्राउंड. वो सेंसिटिवली, बहुत ही ध्यान से वो चीज़ों को, तथ्यों को देखते थे, इन्फॉर्मेशन को पढ़ते थे, और फिर उसके बाद कोई ना कोई चीज़ें उसमें करते थे. न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़. अब हम नई और पुरानी टर्मिनोलॉजीज़ की बात करते हैं. इन द कंटेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज़ प्रोड्यूस चेंजेस विद टाइम. देखिए अगर मैं बात करूं, समय में बदलाव आया टाइम टू टाइम. व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग. लैंग्वेज और मीनिंग का मतलब क्या है. हिस्ट्रियंस रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन अ वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस विच हैव चेंज कंसिडरेबली ओवर ईयर्स. हिस्ट्रियंस ने रिकॉर्ड किया कि अलग अलग भाषाओं में हमारे इतिहास को लिखा गया. मेडिवल पर्शियन जैसे फॉर एग्जांपल इज़ डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन. मेडिवल पर्शियन जो पौराणिक पर्शियन भाषा थी वो मॉडर्न पर्शियन भाषा से बिल्कुल अलग है.
The difference is not just with regards to grammar and vocabulary. The meaning of words also change over time. मिडिवल में देखिए बात करें, ये सिर्फ ग्रामर और वोकेबलरी में चेंजेस नहीं थे, बल्कि जो इनके मीनिंग थे वो भी चेंज थे. टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल. टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया, द मॉडर्न नेशन स्टेट. When the term was used in the 13th century by Minhaj Siraj, a chronicler who wrote in Persian, he meant the area of Punjab, Haryana and the land between Ganga and Yamuna. देखिए जैसे पहले हम हिंदुस्तान जानते थे और आज मॉडर्न टाइम में हम इंडिया जानते थे. फिर एक पर्शियन भाषा के लेखक आए जिन्होंने पंजाब, हरियाणा और जो आइलैंड्स थे गंगा और यमुना के, उनको टर्म किया, उनको बताया. ही यूज द टर्म इन द पॉलिटिकल सेंस फॉर आइलैंड दैट वर अ पार्ट ऑफ डोमिनियंस ऑफ दिल्ली सुल्तान. और उन्होंने दिल्ली सुल्तान को के विषय में भी बताया कि कौन सा पार्ट उनके पॉलिटिकल सेंस से ठीक था. द एरियाज इंक्लूडेड दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ सल्तनत, बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया. लेकिन बहुत सी चीज़ें एक्सटेंट हुई, लेकिन कभी भी साउथ इंडिया के बारे में डिस्कस नहीं किया, ना उसको इंक्लूड किया. बाय कॉन्ट्रास्ट द 18th सेंचुरी बाबर यूज हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जियोग्राफी. उसके बाद 16वीं सदी में बाबर आया जिसने हिंदुस्तान को ज्योग्राफी में डिस्क्राइब किया. द फोना एंड द कल्चर ऑफ द इनहैबिटेंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. उसने यहाँ की अच्छी अच्छी चीज़ों को, यहाँ के फोना को, ठीक है, यहाँ के जो यहाँ की चीज़ें हैं फ्लोरा फोना, उन चीज़ों को उसने डिस्क्राइब किया, बताया. एज वी सी लेटर इन द चैप्टर, दिस वॉज समवॉट सिमिलर टू वे द 14th century पोएट आमिर खुसरो यूज्ड वर्ड हिंद. While the idea of geographical and cultural entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political or nation meaning which we associate with it today. देखिए कहीं ना कहीं ये ताल्लुक़ रखता था 14वीं शताब्दी से, जहाँ एक पोएट आए आमिर खुसरो जिन्होंने हिंद का मतलब बताया था, और फिर उसके बाद हिंदुस्तान बना. और हिंदुस्तान से की खूबसूरती को आँखा गया न सिर्फ राजनीति से कि ये राजनीति और हर एक चीज़ से बिल्कुल भिन्न है जो हम आज देख रहे हैं. हिस्ट्रियंस टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म दे यूज़. हिस्ट्रियंस को अब बड़ा केयरफुली देखना पड़ता है जो वो टर्म्स यूज़ कर रहे हैं. दे मीन डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट, जिसका पहले टाइम में कोई और मतलब होता था. टेक फॉर एग्जाम्पल अ सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर. इट इज़ यूज टुडे टू मीन समवन हु इज़ नॉट इंडियन. देखिए अगर मैं बात फॉरेनर की करूँ तो फॉरेनर हम किसको कहते हैं आज के टाइम में? जो भारत का नहीं है. बट in the medieval period, foreigner was a stranger who appeared, say, in the given village, someone who was not a part of that society or culture. मिडिवल पीरियड में फॉरेनर उसको कहते थे जो हमारे गांव में ना रहने वाला हो या आसपास का ना हो, जो हमारा कल्चर फॉलो ना करता हो, उस चीज़ को उनको हम फॉरेनर्स कहते थे. अ सिटी ड्वेलर therefore might have regarded a forest dweller as a foreigner. जो किसी दूसरे कस्बे से, दूसरे शहर से या दूसरी जगह से ताल्लुकात रखता था, उसको हम फॉरेनर बोलते थे. बट टू पीजेंट्स लिविंग इन द सेम विलेजेस वर नॉट फॉरेनर्स. लेकिन अगर दो किसान एक गांव में रह रहे हैं तो उनको फॉरेनर्स नहीं कहा जाता था, इवन दो दे में हैव डिफरेंट रिलीजन और कास्ट बैकग्राउंड. और देखिए दोनों की कास्ट अलग है और दोनों का धर्म अलग है, दोनों का कल्चर अलग है, बैकग्राउंड अलग है, लेकिन उनको फॉरेनर्स नहीं कहा जाता था. और आज कोई हमारे देश में बाहर से आ जाए हम उसको फॉरेनर्स बता देते हैं. यस, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ हिस्ट्रियंस एंड देयर सोर्सेज. अब हम इसमें पढ़ेंगे हिस्ट्रियंस यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन. हिस्ट्रियंस की अगर मैं बात करूँ तो हिस्ट्रियंस का क्या काम होता था? वो तथ्यों को देखते थे, समझते थे और अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग सोर्सेज से उनको याद करने की कोशिश करते थे. लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल यू रीड अबाउट रूलर्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी एंड हर्षवर्धना.
In this textbook, we will read about the following 1000 years from roughly 700 to 1750. और इस बार हम लगभग 700 से 1750 के बीच वाली बातों को पढ़ेंगे. You will notice some continuity in the sources used by the historians for the study of this period. They still rely on coins, inscriptions, architecture and textual record for information. हिस्ट्रियंस क्या करते थे, क्या बताते हैं हिस्ट्रियंस क्या बताते कि पहले टाइम में कैसी करेंसी यूज़ होती थी, क्या उनका आर्किटेक्चर था, किस तरीके से टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन को मेंटेन किया जाता था. हिस्ट्रियंस वही चीज़ें तो हमें बताते थे सब कुछ, बट देयर इज़ ऑल्सो कंसिडरेबली डिसकंटिन्यूटी. द नंबर एंड वेराइटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड. दे स्लोली डिस्प्लेस अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन. धीरे धीरे लोगों की जो है इच्छा है या जागरूकता है वो कम होने लगी और लोग बाग क्या करने लगे, वो डिस्प्लेस करने लगे चीज़ों को, कोई ना कोई चीज़ गुम कर देने लगे. थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर एंड वाइडली अवेलेबल. और क्या हुआ कि इस कंडीशन में क्या हुआ, जो पेपर था वो बहुत चीप हो गया, सस्ता हो गया, बहुत ईजिली अवेलेबल होने लगा. तो लोगों ने क्या किया कि पेपर को ख़रीदने लगे. People used it to write holy text, chronicle of rulers, letters and teaching of sons, petitions and judicial record. लोग बाग पेपर खरीदने लगे, चीज़ों को, तथ्यों को लिखने लगे, राजा महाराजाओं के बारे में लिखने लगे, जो उनके ज्ञान हैं या लेटर्स हैं उन चीज़ों को वो उसमें रिकॉर्ड करने लगे. जुडिशियल रिकॉर्ड्स जो होते थे, कानूनी कार्यवाही, वो सब उसमें करने लगे. Manuscripts were collected by wealthy people, rulers, monasteries and temples. They were placed in libraries and archives. These manuscripts and documents provide a lot of detailed information to historians, but they are also difficult to use. अब कहीं ना कहीं बात कर तो जो अब जब ये चीज़ें लिखत में होने लगी तो लोग बाग उनको ख़रीदने लगे, ज्ञान के लिए ख़रीदने लगे, बुक्स लिखी जाने लगी, लाइब्रेरी बन गई, उसमें रखे जाने लगे. तो ऐसे ऐसे करके बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें बहुत इजी लगने लगी. देयर वर नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, सो सब्सक्राइब्स कॉपीज मैन्युस्क्रिप्ट बाय हैंड. पहले टाइम में प्रिंटिंग प्रेस तो होता ही नहीं था, तो एक ही चीज़ों को कई बार लिखना पड़ता था, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी. इफ़ यू हैव एवर कॉपीड अ फ्रेंड्स होमवर्क यू वुड नो दैट दिस इज़ नॉट अ सिंपल एक्सरसाइज. अगर आपको कोई काम दे दिया जाए किसी की कॉपी में से उतारने का, तो आप लोगों को भी वो डिफ़िकल्ट लगता है. क्यों, बहुत सी बार क्या होता है, हमें उसकी राइटिंग समझ नहीं आती या हमें वो चीज़ें दूसरों की कॉपी से निकालने में क्या होता है, बहुत टफ़ लगता है. तो समझिए उस टाइम कितना टफ़ लगता होगा. समटाइम्स यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड्स हैंड राइटिंग, जो मैंने अभी बताया. एज अ रिज़ल्ट देयर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन योर कॉपी ऑफ योर फ्रेंड्स वर्क, जिसकी वजह से आपके दोस्त की और आपकी नोटबुक में डिफरेंस आ जाता था. मैन्युस्क्रिप्ट कॉपिंग इन समवॉट सिमिलर, मैन्युस्क्रिप्ट कुछ ऐसा ही था. एज स्क्राइब्स कॉपीज मैन्युस्क्रिप्ट्स, दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस, अ वर्ड हियर, अ सेंटेंस देयर. जब भी लिखते थे अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग क्या करते थे, शब्दों को या वर्ड्स को इधर उधर कर देते थे. अ स्मॉल डिफरेंस ग्रू ओवर सेंचुरीज ऑफ कॉपिंग until manuscripts of same text become substantially different from only one another. और इसकी वजह से क्या होता था, वो चीज़ें बहुत डिफरेंट लगने लगी, अलग लगने लगी. दिस इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज वी रियरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऑथर टुडे. जिसकी वजह से आज हमें इतनी प्रॉब्लम है कि हम ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट को नहीं देख पा रहे हैं, नहीं ढूंढ पा रहे कि कौन सी है, क्योंकि सबकी सब हैंड रिटन है. वी आर टोटली डिपेंड अपॉन द कॉपीज़ मेड बाय लेटर स्क्राइब्स. लेटर स्क्राइब्स ने जो उन्होंने कॉपियाँ लिखी हैं हम उसी पे डिपेंड करते हैं, उन्हीं को हम ओरिजिनल मानते हैं. एज अ रिज़ल्ट हिस्ट्रियंस हैव टू रीड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स वर्जन्स ऑफ द सेम टेक्स्ट टू गेस व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन. तो हिस्ट्रियंस को बहुत डिफ़िकल्ट होता है मैन्युस्क्रिप्ट वर्जन को पढ़ने में कि ऑथर ने क्या लिखा है. ऑन ओकेजन्स ऑथर रिसीव्ड देयर क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम्स. द 14th century's chronicler Ziauddin Barani wrote his chronicle first in 1356 and another version 2 years later. The two different from each by the historians did not know about the existence of the first version until 1916. It remained lost in large library collection.
14th सेंचुरी में जो लिखा गया 1356 की बात है। उस टाइम जो लिखा गया उसके बाद 1960 में बिल्कुल डिफरेंट मिला, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अलग अलग लोग अलग अलग राइटिंग में लिखते थे, जिसकी वजह से जो एक लाइब्रेरी का जो कलेक्शन था वो लॉस्ट हो गया था। सो माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल do till here, and tomorrow or in the next class we will continue with the next topic, that is new social and political groups. Thank you and have a nice day.